ऑल राइट स्टूडेंट्स, वेलकम बैक वंस अगेन। और आज हम बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। ये चैप्टर में से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं आते हैं, बट कुछ कुछ स्पेसिफिक एरियाज हैं जहाँ से क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो आज हम उनको डिस्कस करेंगे। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले साइंटिस्ट के नेम। इंडियन फिलोसोफर महर्षि कनंद, जिन्होंने एक पोस्टुलेट दिया था कि अगर हम मैटर को डिवाइड करेंगे तो हमको पदार्थ यानी तो हमको और स्मॉल पार्टिकल्स मिलेंगे। इनका नाम बस याद रखना है आपको, ठीक है। परमाणु, ये जो पाखुंडा कट्यायामा है, जिन्होंने जो इंडियन फिलोसोफर हैं, इन्होंने अलग पोस्टुलेट दिया था कि पार्टिकल्स नॉर्मली एग्जिस्ट करते हैं इन कंबाइंड फॉर्म्स। इनका भी नाम याद रखना है। परमाणु इन्होंने दिया था, जिन्होंने मैटर को आगे डिवाइड करने को बोला था। ओके, एंड देन दीज ग्रीक फिलोसफर्स को एक बार देख सकते हो, बट इंडियन फिलोसफर्स इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है। बेसिकली इन्होंने एटम्स होते हैं या नहीं होते उसके ऊपर बताया है, अपनी राय दी है। अगेन दीज आर द साइंटिस्ट। तो अभी हम साइंटिस्ट के नाम आपको कहीं भी एनसीईआरटी में मिलते हैं, किसी भी टॉपिक में ना, तो याद रखना कि साइंटिस्ट के नाम इंपॉर्टेंट है, पूछते हैं वो, इसलिए आपको ध्यान देना है, ठीक है। अब हम बात करते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ये एक इंपॉर्टेंट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है कि जैसे प्रोडक्ट रिएक्टेंट A प्लस B अगर बना रहे हैं, अगर ये 4 ग्राम है तो रिजल्ट 8 ग्राम ही आएगा। यानी यहाँ जितना अमाउंट है वहां रिजल्ट में भी उतना ही अमाउंट आएगा। बेसिकली यही लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है। तो इससे के ना एग्जांपल्स देके वो पूछते हैं कि क्या ये पॉसिबल है, क्या ये पॉसिबल नहीं है। और ये जो एग्जांपल्स है ना, इनको बाय हार्ट आपने याद करना है। याद तो क्या करना है, एक बार पढ़ना है, एक बार समझ जाओगे ना कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या है, तो अप्लाई इजीली हो जाएगा। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। ओके, जॉन डेल्टन बहुत इंपॉर्टेंट है, डेल्टा एटॉमिक थ्योरी भी है, तो इसलिए इसको याद रखना है। इट्स जस्ट लाइक दैट कि आपको साइंटिस्ट का नाम याद रखना है, ज्यादा कुछ नहीं। ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के बारे में। लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन के कुछ जो है ना कंपाउंड, वो एक कांस्टेंट प्रोपोर्शन में ही बनते हैं। ये इनके एग्जांपल्स याद रखना है, जैसे कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन किसमें होता है, वाटर में। तो इसमें हाइड्रोजन का मास 1 होता है और ऑक्सीजन का 8 होता है, यानी 8 गुना ज्यादा होता है हाइड्रोजन के मास से। ये कांस्टेंट है कि वाटर में आपको इसी तरीके से मिलेगा, ज्यादा कम नहीं हो सकता। ऐसे 1:7, 2:9 ऐसे नहीं हो सकता, दैट्स नॉट पॉसिबल। ये एक कांस्टेंट है और यही रहेगा वाटर में, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल आपसे पूछ सकते हैं कि वाटर में किस तरह का कांस्टेंट रहता है। 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन और 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन हमेशा मिलेगा अगर आप 9 ग्राम का वाटर को डिकम्पोज कर रहे हैं। 9 ग्राम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि 1 + 8 = 9। और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास में क्या था कि 9 जितना इनिशियल है उतना फाइनल में भी रहेगा। तो ये दोनों लॉज इंपॉर्टेंट है। सिमिलरली अमोनिया में होता है 14:3, NH3 होता है ना उसका, तो नाइट्रोजन 14 और हाइड्रोजन का 1 + 3 तो = 3, ठीक है। इस चीज को याद रखना। ओके, मूविंग अहेड। तो ये कुछ पोस्टुलेट्स हैं, ये साइंटिस्ट के नाम। पहले तो इस चैप्टर में इंपॉर्टेंट क्या है, साइंटिस्ट के नाम, वो मैंने आपको बता रखा है। ये पीडीएफ में जहां पे भी आपको हाईलाइटेड साइंटिस्ट के नाम मिले, प्लीज उसको याद कर लेना है, ठीक है। बेसिक थ्योरी, अब डाल्टन एटॉमिक थ्योरी पे आते हैं हम। सो डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी क्या बोलती है, अ मिक्सचर इज कंपोज्ड ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स, जिसको हम एटम बोलते हैं। तो पहले तो एटम्स को इंट्रोड्यूस ही इन्होंने किया था, यानी टर्मिनोलॉजी इंट्रोड्यूस करी थी। जैसे हम ऊपर पढ़ चुके, परमाणु हमारे इंडियन साइंटिस्ट मेंशन कर चुके हैं, बट ये जो थ्योरी है कि एटम बोलते हैं उसको, ये डाल्टन ने इंट्रोड्यूस किया था। वेरी टाइनी पार्टिकल एटम, ठीक है। एटम इनडिविजिबल है, यानी एटम से छोटा अब कुछ नहीं। ये एटम जो है ये सबसे छोटी स्मॉलेस्ट यूनिट है, इसके बाद कुछ नहीं है,
ठीक है। आटम ऑफ अ गिवन एलिमेंट आर आइडेंटिकल इन मास एंड केमिकल, यानी कि ऑक्सीजन के एटम ऑक्सीजन से सिमिलर होंगे, हाइड्रोजन के एटम हाइड्रोजन से सिमिलर होंगे, ठीक है। एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट हैव डिफरेंट मास एंड केमिकल प्रॉपर्टी, ऑब्वियसली ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के एटम में काफी डिफरेंस होता है। एटम कंबाइन इन अ रेशियो ऑफ स्मॉल होल नंबर टू फॉर्म अ कंपाउंड एज इफ H2O, है ना, कि वो दोनों अलग रेशियो में कंबाइन होते हैं और बनाते हैं। तो ये कुछ जो पोस्टुलेट्स हैं वो डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के आपको याद रखने, इनडायरेक्टली और डायरेक्टली वो पूछते रहते हैं। ये एक है सोडियम कार्बोनेट प्लस एसिटिक एसिड इज सोडियम एसिटेट प्लस, ये वाला रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, पूछा हुआ है। क्या है? Na2CO3 प्लस एसिटिक एसिड क्या देता है? सोडियम एसिटेट। तो सोडियम एसिटेट का मतलब और कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। तो आप ये देखोगे कि जो इनिशियली यहां था वो डिकम्पोज होके डिस्प्लेस होके यहां मिला है। सोडियम था 2, तो आप बेसिकली इसको 2 रख लो और इसको भी 2 रख लो, अब हो जाएगा बैलेंस, ठीक है। तो यहाँ सोडियम एसिटेट बना, फिर कार्बन डाइऑक्साइड बना CO2, यहाँ से CO2 आया और H2O यानी का यहाँ का S और यहाँ का ऑक्सीजन H2O बनाया, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है रिएक्शन, इसलिए आपको याद रखनी है। और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का मैं बार बार बता चुकी हूँ, ये PYQ है, ये पूछते हैं कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन वाटर में किस रेशियो में रहते हैं, तो प्लीज इसको अच्छे से याद रखना, ठीक है। तो ये एटम्स के बारे में कि वो स्मॉलर देन है, इससे कुछ नहीं होता। एटम का रेडियस ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद करना। सी इसमें ना ज्यादा कुछ नहीं है आपके पास, इस चैप्टर में बहुत कम चीजें हैं, बट जो भी कम चीजें हैं वो बहुत ध्यान से आपको याद रखनी है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो ये जस्ट एन एग्जाम्पल, आप देख सकते हो कि एटम कितना छोटा है, वो समझने के लिए आपको एक वो दे रखी है। ओके, सो व्हाट आर द मॉडर्न डे सिंबल्स ऑफ एटम्स? ये सिंबल्स हैं, इसमें आपको कोई काम नहीं है, जस्ट आप एक बार देख लेना कि ये गोल्ड, कॉपर, फास्फोरस, हाइड्रोजन के लिए ऐसे ऐसे सिंबल्स पहले दिए जाते थे। अब तो हम पीरियोडिक टेबल में जो सिंबल्स यूज करते हैं दैट आर इंपॉर्टेंट। The name of elements were derived from the name of place where they were found. For example, the copper was come from Cyprus. ये एक लाइन इंपॉर्टेंट हो सकती है, ये कभी भी पूछ सकते हैं, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है। गोल्ड कहाँ से लिया है? इंग्लिश जिससे येलो बोलते हैं, इट इज इंपॉर्टेंट। IUPAC नेमिंग होती है, इसका फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये ना ये पूछ चुके हैं, इट्स अ PYQ, तो फुल फॉर्म प्लीज इसको अच्छे से याद रखना IUPAC का, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। फाइन, ओके। तो सिंबल ऑफ आयरन इज Fe फ्रॉम इट्स लैटिन नेम फेरम, इसको एक बार चेक करना है, ये वाली लाइन इंपॉर्टेंट है। सोडियम का नाट्रियम और पोटेशियम का कैलियम है, और इसलिए उनके सिंबल्स इससे लिए हैं, तो ये इंपॉर्टेंट लाइन है, प्लीज गो थ्रू इट, इसको दिमाग में रखना है, ठीक है। नाउ एटॉमिक मास, यस, डेल्टन एटॉमिक थ्योरी ने रिमार्केबल जो चीज दी थी वो था एटॉमिक मास, की हर एक एटम का एक अपना कैरेक्टरिस्टिक एटॉमिक मास है। ये एटॉमिक मास आपको याद रखना है। कार्बन मोनोऑक्साइड कहाँ से बना है? कार्बन और ऑक्सीजन से। 3 ग्राम ऑफ कार्बन कंबाइंड विद 4 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन टू फॉर्म CO2। सो दिस इज इंपॉर्टेंट, एक बार इसको पढ़ना, ठीक है। U इज यूनिफाइड मास, सिंबल है, मास के लिए यूज किया जाता है, एंड दीज आर द सिंबल्स ऑफ वेरियस एलिमेंट्स, इसका आपको कोई काम नहीं है। या दिस इज समथिंग दैट इज इंपॉर्टेंट, ये जो कार्बन का मास कितना है और ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना है, ये एक बार पूछ लिया था उन्होंने, पता नहीं क्या ही सोच के, बट पूछ लिया था, तो इट्स अ PYQ। हाइड्रोजन का एक बार वाटर का पूछा था, एक चैप्टर में है वाटर का भी, तो इसलिए ये वाला मास पढ़ना आपको इंपॉर्टेंट है कि कार्बन का कितना एटॉमिक मास है और ऑक्सीजन का कितना एटॉमिक मास है। वाटर का आप क्या करना, सर्च करके लिख लेना, अदरवाइज एक दूसरे चैप्टर में वाटर का भी मेंशन है, तो वो मैं आपको बता दूंगी, ठीक है। ये वाली लाइन भाई, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि एटॉमिक मास यूनिट को कार्बन 12 आइसोटोप की वजह से लिया है। मैं डिटेल में नहीं जाऊंगी बिकॉज आपको केमिस्ट्री की इन डेप्थ डिटेलिंग नहीं करनी है यहाँ पर,
बस आपको एग्जाम क्रैक करने के लिए, अपना एग्जाम के लिए एमसीक्यूज के लिए पढ़ना है, तो इसलिए इतना इंपॉर्टेंट डिटेल में नहीं जाऊंगी, बस इतना बता दीजिए कार्बन 12 एक आइसोटोप है कार्बन का, ठीक है। उसका 1 एटॉमिक मास की जो यूनिट है ना, वो इन्होंने एक बैलेंस के हिसाब से लिया। बैलेंस क्या, वो इक्वल है किसके, 1/12 ऑफ द मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन 12। तो कार्बन 12 का, मान लो एक कार्बन 12 का मास है, मान लो 12 ग्राम का है, मैं सपोज यूनिट बता रही हूँ, 12 ग्राम का होता नहीं है, तो उसका 1/12 कितना होगा, 1 ग्राम होगा। तो इन्होंने 1 यूनिट ऑफ मास को इस 1 ग्राम की इक्विवेलेंट, यानी इस कार्बन 12 के 1/12 की इक्विवेलेंट लिया। तो ज्यादा डिटेल में नहीं जाना, बस आप इस लाइन को याद रखना। अगर आपकी समझ में नहीं भी आया, इस लाइन को याद रखना, बस ये इंपॉर्टेंट है, ये पीवाईक्यू है, ये कई बार पूछा हुआ है कि जो हमारा 1 एटॉमिक मास यूनिट है वो किसकी इक्विवेलेंट है और कौन से आइसोटोप के। तो कार्बन 12 का आइसोटोप है, याद रखना 1/12 है उसका, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, इस चीज को याद रखना है आपने। फेयर इनफ। एंड देन अगर हम बात करें एटॉमिक मास ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, एटॉमिक मास निकालने को 1 या 2 बार आया है, तो हो सकता है कि पूछे, तो इस वाली चीज को ना याद रखना। 1-2 बार तो आया है, पीवाईक्यू तो है ये, बट बहुत ऑफनली नहीं पूछते हैं। अगर एनडीए है तो आई एम श्योर उसमें पूछा हुआ है, बट सीडीएस में इतना ऑफनली नहीं पूछते। बट स्टिल अब ये कुछ चीजें तो इंपॉर्टेंट है, जैसे हाइड्रोजन है 1, कार्बन का 12 होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है, सोडियम का 23, नाइट्रोजन का 14, ये तो आप याद ही रखना। और क्लोरीन और कैल्शियम से रिलेटेड भी वो एक बार पूछ चुका है, NaCl आई गेस का पूछा था। तो NaCl का मतलब 23 सोडियम और क्लोरीन का 35.5, इसको ऐड करेंगे तो ये मास मिलेगा, U इज द यूनिट, ठीक है। तो इस तरह से पूछा हुआ है एक बार NaCl का, तो इस चीज को ध्यान रखना, ठीक है। ओके, मूविंग अहेड। एटम कैसे रहते हैं, मॉलिक्यूल्स बनाते हैं, एग्रीगेट करते हैं, इट्स नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट, इससे क्वेश्चंस आते नहीं है, बट आपको अपनी जानकारी के लिए पढ़ना है तो आप पढ़ सकते हो। ओके, या molecules of many elements such as argon, helium etc are made up of only one atom of that element. It is important, ये वाली लाइन प्लीज याद रखना, स्पेसिफिकली ये 2 एग्जांपल्स याद रखना। मैंने आपको हर वीडियो में बोला है और मैं बार बार बोलूंगी कि जो एग्जांपल्स होते हैं ना, यूपीएससी उनको टारगेट करता है, तो एग्जांपल्स अच्छे से याद रखने हैं। रेशियो बाय मास, ये वाला पीवाईक्यू है, अमोनिया का 14:3, ठीक है। और इनफैक्ट वाटर का भी है, कार्बन डाइऑक्साइड का वो आप पूछ सकते हैं, तो प्लीज इसको याद रखना है। ये जो टेबल बना दिया अब इन्होंने, तीन को हाईलाइट कर दिया टेबल बना के, तो ये तो इंपॉर्टेंट हो ही गया। मैंने बताया आपको टेबल और डब्बे बहुत इंपॉर्टेंट है एनसीईआरटी के, ठीक है। अ मॉलिक्यूल ऑफ डायटोमिक मॉलिक्यूल कैसे होते हैं, जिसमें 2 एटम होते हैं, जैसे O2, उस वैसे ही हो जाएंगे। ट्राइएटॉमिक में 3 हो जाएंगे, जैसे O3, ओजोन में होते हैं O3, इसको याद रखना है। और इसको एटॉमिसिटी बोलते हैं, बस इतना याद रखना। मोनोटॉमिक आर्गन है, हीलियम है, टेट्राटॉमिक फास्फोरस है। फास्फोरस इज इंपॉर्टेंट बिकॉज फास्फोरस के बारे में पूछा हुआ है, पीवाईक्यू है, इसको थोड़ा सा ध्यान से देना। फास्फोरस एक रेयर नॉन मेटल भी है, इसकी काफी कुछ रिएक्शंस होते हैं, वो मैं आपको आगे बताऊंगी, बट ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसलिए P3 P5 ऐसे बनता है उसका। ओके, मेटल एंड नॉन मेटल 4 स्पीशीज आयंस बोलते हैं। आयन किसको बोलते हैं ये याद रखना, नेगेटिव को बोलते हैं अनायन और पॉजिटिव को बोलते हैं कटायन। आयंस को, जैसे Na+ का कटायन है, क्लोरीन माइनस का अनायन है, इस चीज को याद रखना, ये वही लिखा है। ग्रुप ऑफ कैरिंग चार्ज इज पॉलीटॉमिक, राइट, एंड या दीज एज आई हैव टोल्ड यू टेबल्स आर इंपॉर्टेंट, फोकस करो उस पर, ठीक है। वैलेंसी इंपॉर्टेंट है पढ़ना, बट इससे डायरेक्ट क्वेश्चंस आए नहीं, बट इंपॉर्टेंट है समझने के लिए, हो सकता है इससे रिलेटेड इनडायरेक्ट क्वेश्चंस आ जाए, ठीक है। तो ये उसकी चार्ज है वैलेंसी के, ये आपको ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है नहीं। ओके, मेटल एंड नॉन मेटल, द नेम ऑफ द सिंबल ऑफ द मेटल इज फर्स्ट, फॉर एग्जाम्पल। ओके, इट इज सॉरी, दिस इज इंपॉर्टेंट, इसको पढ़ना है अच्छे से एग्जाम्पल्स के साथ, कि जो हम
कोई भी फॉर्मूला लिखते हैं उसमें सबसे पहले मेटल होता है, देन नॉन मेटल। ठीक है, तो ये चीजें आपको ध्यान देनी है। आगे बढ़ते हैं। यस, दीज आर द फॉर्मूला की मैग्नीशियम क्लोराइड और वैलेंसी से कैसे उसको देखा जाता है। आप एक बार इसको देख सकते हो बट पूछा इतना नहीं है। ठीक है, इसमें बेसिकली क्या होता है कि ऑक्सीजन का 2, अल्युमिनियम का 3, तो उसको क्रॉस कर देते हैं कि अल्युमिनियम Al2 हो जाता है और ऑक्सीजन O3 हो जाता है। दिस 3 इज द चार्ज ऑफ अल्युमिनियम एंड दिस 2 इज द चार्ज ऑफ ऑक्सीजन। जब इसको लिखते हैं तो क्रॉस में इसके सिंबल्स को लिख के फॉर्मूला बनता है। एग्जाम्पल्स एक बार आप देख सकते हो कि H2S होता है कैल्शियम ऑक्साइड में। ठीक है, क्या होता है, CaO होता है। क्यों होता है CaO? बिकॉज दो होते हैं तो सिंप्लीफाई करने के लिए, क्योंकि दोनों सेम ही है, बैलेंस है, तो CaO। HCl होता है। तो ये एग्जांपल्स थोड़े आप देख सकते हो, बस इससे ज्यादा आपका कोई काम नहीं है, आपसे वो फॉर्मूलेज नहीं बनवाने वाले, डोंट वरी। मोल कंसेप्ट एंड मॉलिक्यूलर मास इज इंपॉर्टेंट, प्लीज इसको पढ़ना। ठीक है, मॉलिक्यूलर मास ऑफ द सब्सटेंस इज द सम ऑफ द एटॉमिक मासेस ऑफ ऑल द मासेस ऑफ द सब्सटेंस, इंपॉर्टेंट है। और मोल का फॉर्मूला जो होता है ना, 1 मोल क्या होता है, 1 मोल इज इक्विवेलेंट टू व्हाट, विच नंबर, उस चीज को याद रखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये जैसे ये CaCl2, ये जो एग्जांपल्स है ना, प्लीज इन सबको याद रखना, बिकॉज ये पूछ सकता है, ये एक बार पूछा भी हुआ है, तो डू रिमेंबर ऑल दीज थिंग्स। ठीक है, दिस इज द नंबर, ये जो नंबर है 6.22 इंटू 10 टू द पावर 23, दिस इज 1 मोल, इक्विवेलेंट टू 1 मोल। जितने नंबर ऑफ मोल होंगे, नंबर ऑफ मोल्स निकालने को आता है, तो नंबर ऑफ मोल्स पता है कैसे निकालते हैं। जैसे कोई भी कंपाउंड दिया है तो उसमें क्या होता है, गिवन मास, जितना मास दिया है, अपॉन मॉलिक्यूलर मास, और फिर निकल के आता है नंबर ऑफ मोल्स। ये मॉलिक्यूलर मास और ये गिवन मास, जितना भी आपको मास दे रखा होगा। ये 1-2 बार तो आया हुआ है, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ ये फॉर्मूला। इसमें एग्जाम्पल्स होंगे एनसीईआरटी में, तो आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, ओके। 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस इज फिक्स्ड वैल्यू, एज आई हैव टोल्ड यू अर्लियर, मैंने बता रखा है 1 डजन इज 12 ounces, व्हाटएवर इट इज इक्वल टू दिस। आई गेस मैंने यहाँ ये कैलकुलेट द नंबर ऑफ फॉलोइंग, तो 52 ग्राम ऑफ हीलियम बताना है। तो 52 ग्राम यानी मेंशन कितना है, गिवन मास 52 ग्राम, मॉलिक्यूलर मास कितना होता है हीलियम का 4, नंबर ऑफ मोल्स कितने आ गए 13। सो दिस इज हाउ यू कैलकुलेट। ओके, तो ये एग्जांपल्स प्लीज गो थ्रू करना, एंड दैट्स इट। बस इस नंबर को क्या बोलते हैं, अवोगाड्रो कांस्टेंट, इंपॉर्टेंट है। इसकी डेफिनेशन ये लाइन इंपॉर्टेंट है, डिफाइन द नम और 12 ग्राम ऑफ कार्बन 12 एटम, 1 मोल किसके इक्विवेलेंट होता है। तो इन चीजों को बस अच्छे से याद रखना, एंड दैट्स इट। इसमें ज्यादा कुछ है नहीं, जितना मैंने आपको बताया आप उतना कर लोगे, यू विल बी एबल टू सॉल्व एवरी पॉसिबल क्वेश्चन कमिंग फ्रॉम दिस चैप्टर। ठीक है, और कोई आपको डाउट होता है किसी कैलकुलेशन में या किसी न्यूमेरिकल में, बिना झिझक के डू लेट मी नो। ओके, सो ऑल द वेरी बेस्ट, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर।